आज बेटा पार्टी आप लोगों को डिटरमिनेंट्स डिटरमिनेंट्स मतलब समझ रहे हो ना, सारणिक। ये सारणिक चैप्टर पढ़ाने चल रहे हैं। सारणिक जो आपका है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत तगड़ा आता है। और आप व्यू हुआ, सारणिक हुआ और टेक्नोमेट्रिक हुआ, ये मिलके करीब 20-25-23, करीब 20-25 तो निश्चित ही आता है, 20 प्लस निश्चित ही आता है। कभी कभी तो 32-33 तक भी आ जाता है थोड़ा करके। तो आज आप लोगों को यही बताने चल रहे हैं। ये जो सारणिक है, सबसे पहले तो बेटा लोग जानिए कि सारणिक क्या है। सारणिक जो है आपका आव्यूह की तरह नहीं है। यहाँ पे क्या है बेटा कि ये वर्ग आव्यूह होता है। वर्ग आव्यूह का मतलब जैसे 1 2 3, तो निश्चित ही ऊपर नीचे 3 3, इधर भी 3 होगा तो इधर भी 3 होगा, अर्थात तो वर्ग आव्यूह कहलाता है। जैसे यहाँ पे फिगर में आप जानिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, तो ये A31, 32, 33, इस प्रकार के आपके अंक दिए रहते हैं और उनमें से आपको निकालना होता है। अगर आपके इसी को कोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? कोड। कि कितने कोड क्या है, कितनी कोड क्या है आपका। तो कोड क्या होता है, जब उसमें अवयवों की संख्या पूछा जाए तो n स्क्वायर हो जाता है। जैसे n का मतलब यहाँ 1 2 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 त्रिक का 9, कुल 9 अवयव होगा। गिन भी लेंगे आप तो आपको 9 दिखाई पड़ रहा होगा। तो बहुत ज्यादा यहाँ अंदर की बातें ना करके आपके जो मतलब की बातें, उस मतलब की बातों को लेके चल रहे हैं। और आप जैसे जैसे उदाहरण आप लगाएंगे, जैसे जैसे आप क्वेश्चन लगाएंगे, आपको अनायास ही आपका चैप्टर का सवाल आता रहेगा। अभी थोड़ी बातें आपको समझाएंगे और फिर आपको एनसीईआरटी के सिलेबस में लेके चलेंगे और एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन को आपका सलूशन निकाल देंगे। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा बेटा कि इस वाले पंक्ति को जो ऐसे ऐसे होता है, इसको R1, R2, R3, और इधर को C1, C2, C3, इसको बेटा लोग पंक्ति कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में रो कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? रो। और इसको अंग्रेजी में कॉलम कहते हैं, इसको स्तंभ कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसका नाम याद रखिएगा। C1, C2, C3 माने ऐसे ऐसे जो खड़े खड़े होते हैं, स्तंभ की तरह कॉलम है ये। और रो का मतलब बेटा पार्टी पंक्ति होता है। इतनी बातें आप याद रखेंगे क्योंकि इन्हीं के अनुदिश किया जाता है। जैसे कह दिया जाए इसी में R के अनुदिश, R1 के अनुदिश, तो R1 का अनुदिश माने ये आपका R1 का अनुदिश हो जाएगा। अर्थात इनको लक्ष्य मानकर आपको प्रसार करना होता है। और जैसे कह दे आपका R2 के अनुदिश, ध्यान दीजिएगा, तो R2 के अनुदिश का मतलब है बेटा इसके अनुदिश आप लगाएंगे। इसी तरीके से R3 के अनुदिश कह दे तो R3 का अनुदिश का मतलब ये आपके अनुदिश, इसको लक्ष्य मान के लगाएंगे। कैसे लगाएंगे इसको आपको आगे बताया जाएगा, लेकिन इतना जानिए कि R1 के अनुदिश का मतलब क्या हुआ, R2 के अनुदिश का मतलब क्या हुआ, या R3 के अनुदिश का मतलब क्या हुआ। इसी तरीके से आपका पूछ ले C1 के अनुदिश, तो C1 देखिए है ना, अर्थात इसके अनुदिश आप लगाएंगे। एक में ही आपको समझाने का प्रयत्न करना, इसको आप क्लियर करिएगा ना। C2 के अनुदिश लेंगे तो, और जानिए प्रसार करने में कभी कभी क्या होता है, इन तीनों में से जो सरलतम अनुदिश होता है, जैसे 0 0 है तो 0 0 का गुणा वहां पे सरल हो जाता है। आई मीन 0 को अगर सामने खड़ा करके कर देंगे तो सबके सब 0 हो जाएंगे। तो इसलिए अनुदिश आपको जानना जरूरी है, जिससे आप जहाँ सरल हो वहां पे उस वाले अनुदिश को पकड़ो, चाहे वो R1, R2, R3 हो, चाहे C1 और ये बेटा C2 और ये आपका C3, इसके अनुदिश हो। इस अनुदिश का मतलब आप जानते रहिए, तभी आपका सवाल लग पाएगा आगे चल के, जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। हाँ, इतना गारंटी देते हैं आपको। ये सारणी कितना माने एकदम बिल्कुल मस्त पढ़ाएंगे, जिसको आपको कैसा मेथड आपको नजर आएगा कि यार एकदम इजी है ये जरा सा भी क्वेश्चन टफ नहीं है। आज तक आपने जब इसको सारणी को पढ़ा होगा तो ऐसा लगा होगा सारणी बहुत तो टफ है, ये कैसे लगेगा, ये कैसे प्रसार होगा। लेकिन हम आपको जो है हर प्रकार के प्रगुण भी सवाल, जब क्वेश्चन आपका सवाल हल करते रहेंगे तो किसमें कौन सा प्रगुण होता है, कौन सा रूल चलता है, उन रूल को आपको बताते रहेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? और इसके बाद आज आपको हम सारणिक के विषय में चूंकि शुरुआत है
तो शुरुआत में आपको बहुत सारी चीजें अपने से पढ़ाएंगे, उसके बाद तब आपको चैप्टर में लेकर चलेंगे। ठीक है बेटा पढ़िए, चलिए ध्यान देंगे। साड़ी में जैसे एक क्वेश्चन हमने उतार लिया, देखिए यहाँ 2 है, ये 4 है, और यहाँ -1 है, और यहाँ पे बेटा आपका एक क्वेश्चन मान लीजिए अपने से दिया हूँ, ये आपका क्वेश्चन है। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जो सारणिक होते हैं और जो अवयव होते हैं, सारणिक अवयव में एक अंतर होता है, आपका सारणिक ऐसे नजर आएगा और आपका अवयव ऐसे हो जाता है। ठीक है ना, अर्थात जब अवयव दिया रहेगा इससे मत समझिए, जैसे ये वाला पोर्शन है तो ये आपका ऐसे दिया रहेगा सारणिक। सारणिक में आपके क्या रहेगा बेटा कि सारणिक आपका ऐसे दिया रहेगा जिसका आपको सलूशन निकालना पड़ेगा, और जबकि अवयव आपका क्या रहेगा, कैसे जानेंगे कहने का मतलब, जैसे आपका क्वेश्चन है 2 3 5 4 3 2 4 2 3, अब ऐसे करके दिया है तो जानो ये अवयव है, ये क्या है बेटा अवयव है। और आपका अगर वह है, आप ध्यान दीजिएगा, और अगर यही ऐसे दे दिया जाए, ऐसे बेटा 2 3 4 2 3 4 5 3 2 ऐसे ऐसे दिया है, तो अब आप वहां पे आप जान लीजिएगा ये आपका सारणिक है। सबसे पहले पता लगे कि सारणिक दिया है, आप व्यू लगा दिए, आप व्यू दिया है, सारणिक लगा दिए, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब हम आपको सवाल की ओर लेके चलते हैं। मान लो जैसे ये आपका दिया है बेटा, ये आपका दिया है, कह रहा है इसका आपको हल करना है, इसका मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वहां पे लिखा रहेगा मान ज्ञात करो। तो जब मान ज्ञात करो लिखा रहेगा तो ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे क्रॉस मेथड का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, क्रॉस मेथड का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे। तो आप जानिए जब इसका इसमें करेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। 4 लिखने के बाद उसके बाद माइनस का निशान, एक फार्मूला होता है जब इसका गुना करते हैं तब, फार्मूला में इसके प्रसार में ये आपका फार्मूला होता है, उसमें आपका मल्टीप्लाई होता है। अभी मैं उसके द्वारा आपको फार्मूला में प्रसार करके दिखाता हूँ कैसे होगा। फिर बेटा इसका जब इसमें गुणा होगा तो यहाँ 4 का 4 हो गया, तो अब क्या हुआ 4, ये कोष्टक खुल जाएगा तो माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 हुआ। आई मीन यहाँ पे आपने सोल्यूशन देखा, आपका क्या हो गया बेटा 8 हो गया। इसके प्रसार कैसे होते हैं, ये 2 डिजिट वाला आपका प्रसार बता रहे हैं। अभी जब 3 डिजिट का आएगा तो आपको फार्मूला के माध्यम से बता देंगे कि 3 डिजिट का प्रसार कैसे होता है। जिन बच्चों को प्रसार करना आ जाएगा उन बच्चों को कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आप जानिए कि प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा ज्यादा 20% का प्रॉब्लम बचता है, 80% आपका सोल्यूशन वहीं निकल जाता है। चलिए जैसे एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको इसी तरीके का। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है बेटा x + 1 एंड बेटा दिया है x - 1 एंड x। अब ऐसे दिया है, देखिए मैं यहाँ पे ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, क्योंकि आपका जो सारणिक है वो सारणिक ऐसे लिखा रहेगा और कहेगा मान बताइए। जब ऐसा लिखा रहेगा मान बताइए तो डायरेक्ट ऐसे बताएंगे। आई ओके, तो अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो इसका इसमें गुणा किया बेटा क्या हो गया, x में x का मल्टीप्लाई किया तो x² हो गया, और यहाँ पे माइनस लगाया और इसका इसमें गुणा किया बेटा तो x - 1 हो गया और x + 1 हो गया। यहाँ पे x² हो गया, यहाँ पे कोष्टक में a + b, कोष्टक में a - b माइनस a² - b² हो गया। बात समझ पा रहे होंगे कि ये कैसे आपका दिया गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा कि यहाँ पे आपका ब्रैकेट से खोल देंगे तो यहाँ पे -x², यहाँ पे कोष्टक खुला तो निशान बदल गया। रूल होता है ब्रैकेट्स के पहले जब माइनस का निशान है तो अंदर का निशान बेटा पार्टी क्या होता है, बदल जाता है। अब ब्रैकेट्स के पहले माइनस ही आपके फार्मूला के अंतर्गत ही आता है। अब यहाँ x² से x² बेटा कट गया, अर्थात इसका आंसर क्या हुआ 1 आ गया। अब थोड़ा सा फार्मूला पर क्रिएट करेंगे। फार्मूला कैसे क्रिएट होता है, जैसे बेटा मान लो यहाँ पे दिया है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 और ये 33 बेटा यहाँ ये है। अब यहाँ पे ये आपका इस तरीके से है, इसका आपको क्या करना है बेटा फार्मूला क्रिएट करना है। मान लो हमने R1 के सापेक्ष किया, R1 के सापेक्ष, जब R1 के सापेक्ष करेंगे तो फार्मूला कैसे बनेगा आप जानिए। A11 रखने के बाद 11 ये है, देख रहे हो ना ये 11 ये वाला पार्ट,
R1 आपका ये वाला पार्ट है पूरा, मैंने आपको बताया R1 पहले को R1 कहते हैं। तो अब क्या करेंगे, A11 लिखने के बाद ये लाइन इधर और ये इधर छोड़ के जो बचेगा यहाँ पे आप लिखेंगे A22, A32, A23 और A33। ये वाला पोर्शन देखिए, ये लाइन का ये और ये कट गया, ये बचा लीजिएगा। फिर बीच वाले क्वेश्चन को यहाँ पे हम माइनस लिखते हैं। माइनस क्यों लिखते हैं आप जान लीजिए। यदि इसका जोड़ो, जैसे 11 में क्या है बेटा, 11 में 1 + 1 जोड़ दिया 2 आ गया। अगर प्लस आ रहा है बेटा, प्लस इवन नंबर आ रहा है, माने 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ऐसे स्थान पे प्लस होगा। और अगर ऑड नंबर में जहां है, ऑड नंबर का मतलब 3 है, 5 है, इस तरीके के जहां योग आएंगे वहां पे आप जान लीजिए बेटा वहां माइनस होगा। देखिए A11 यहाँ पे 12 है, 2 1 3, अर्थात 3 आपका क्या है, ऑड है। ऑड है तो अर्थात ये माइनस होगा, इसलिए माइनस लगा दिया। अब यहाँ लिखेंगे कौन कौन, देखिए ये लिखा, इसके नीचे ये है और इसके सामने ये है, अर्थात ये लाइन छोड़कर ये अंक आप यहाँ लिखेंगे। A21, A23 और A31 और ये 33 ये लिख दिया। अब किसका नंबर है, R1 के सापेक्ष लिख रहे हैं बेटा, तो R1 के सापेक्ष ये 13 लिखा। 13 माने 3 1 4 है, ये प्लस होता है। अब प्लस होता है तो अब इसके सापेक्ष अर्थात ये 13 माने ये लाइन छोड़ के इसको लिखेंगे, मतलब किसको लिखेंगे, A22 को लिखेंगे, 21 को, 22 को और A31 को, A32 को लिखेंगे। अब इसके बाद आगे की प्रक्रियाएं अलग हो जाती हैं। जैसे आपने लगाया आई मीन यहाँ पे 11 रहेगा, इसका इसमें गुणा करते हैं तो क्या होता है, A22, A23 माइनस लगाते हैं, यहाँ वाले में माइनस हो जाता है, वो तो प्रत्येक में होता है A23। अब समझ रहे हो ना, अर्थात इसमें गुणा करके, ये तो अक्षर है इसलिए अलग अलग हो जा रहा है, यही जब अंक का गुणा करेंगे तो आपका आसान हो जाएगा। यह प्रक्रिया आपके प्रत्येक में चलेगा बेटा। R1 के सापेक्ष जैसे किया तब आपका एक आंसर आ गया। अगर मान लीजिए R1 के सापेक्ष आपने नहीं किया, R2 के सापेक्ष किया, तो R2 के सापेक्ष पहले A21 लिखेंगे, फिर ये लाइन और ये वाला लाइन छोड़ेंगे तो ये बचेगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे अच्छा, प्रसार इतना करना सीख गए होंगे, हमें उम्मीद यही है, क्योंकि इतना आपके लिए जरूरी है। बाकी प्रक्रिया तो एकदम बिल्कुल साधारण हो जाता है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको इसको प्रसार करना आना चाहिए। मैंने R1 के सापेक्ष प्रसार किया, एक बार आपको R2 के सापेक्ष भी प्रसार करके दिखाता हूँ कि कैसे होगा। क्योंकि बेटा अगर बेस पॉइंट आपको नहीं आएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। आपको बेस पॉइंट आना चाहिए कि कैसे प्रसार हो रहा है, जब किसी के सापेक्ष क्या है, कैसे कर रहे हैं। अगर ये चीजें आपको आएगी तो आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए, जैसे बेटा यहाँ पे हमने लिखा R2 के सापेक्ष बेटा पार्टी तबीयत गड़बड़ है और फिर भी आप लोगों के लिए कल वीडियो नहीं बना पाए, आज वीडियो बना रहे हैं। R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर R2 के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे तो क्या करेंगे, R2 आपका ये वाला लाइन है, आप ध्यान दीजिए, ये वाला लाइन, अर्थात इसके लाइन को पहले लिखते हैं ऐसे। अब इसके बाद जब इसको ऐसे लिख दिए तो अब जहां A22 लिखे इसके लाइन, एक लाइन इसका ये है, एक लाइन इसका ये है, देख रहे हो बेटा, एक आपका ये लाइन है, एक आपका ये लाइन है, अर्थात बचा कौन कौन, ये बचा। इसको यहाँ पे आप लिख लेना, यहाँ पे आपका अक्षर है इसलिए अक्षर लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे आपका क्या रहेगा, अगर कुछ भी रहेगा तो आपका गड़बड़, माने वही लिखेंगे, अंक रहेगा तो अंक लिख देंगे। अब यहाँ एक बात का केयर करेंगे कि आप यहाँ पे A21 है, A21 है तो इसका मतलब ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका 21 दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। फिलहाल
आगे का चैप्टर अभी इसको हम इसी तरीके से आपका क्या होगा बेटा A22 हो जाएगा। अब 22 में ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा A11, ये लाइन बंद हो गया, A11, A31 और A13, A33, ठीक है, ये 31, A33, ठीक है, ये 31 और ये 33। चलिए फिर यहाँ पे आपका क्या आएगा बेटा A23 माने आप 3 2 5 माइनस है, इसको माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो ये लाइन और आपका ये लाइन गायब हो गया। माने बेटा देखो 23 इसमें है ना, ये वाला लाइन 23 ये लिख रहे हैं, ये वाला लाइन छोड़ के अर्थात ये बचा और ये बचा ना। आई मीन यहाँ पे A11 और A12 और A31, A32 इस तरीके से आपका होगा। बाद में फिर से ऐसे वाला गुना होता है, वो तो चीजें अलग है, ठीक है। आपको डायरेक्ट अब मैं क्वेश्चन में लेके चल रहा हूँ जिससे आपको आसानी होगा लगाने में, लेकिन उसके पहले कुछ बातें और ध्यान दे लेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे हम आपको बताने चल रहे हैं कि अगर कोई भी पंक्ति जैसे आपका ऐसे दिया है 0 1 2 3 4 5 0 1 2 ऐसे आपका दिया है और आपका ये कह रहा है कि इसके सारणिक का विस्तार करिए, वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे को देखकर आप तुरंत जान जाओगे इसका वैल्यू 0 होगा। क्यों बेटा, एक नियम है, कोई भी दो पंक्ति R1 R3, देखिए R1 पंक्ति है और ये क्या है बेटा R3 है। अगर कोई भी दो पंक्ति चाहे R1 R3 बराबर हो जाए, चाहे R1 R2 बराबर हो जाए, अगर कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ या बेटा क्या होता है जैसे ऐसे 1 2 3 5 4 3 और 1 2 3, देखिए यहाँ C1 और C3 क्या है आपस में बराबर है। कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में बराबर हो, आपस में बेटा बराबर हो तो मान क्या होगा, शून्य होगा। समझ में आया? तो मान आपका क्या होगा, शून्य होगा। कोई भी दो पंक्ति, देखिए दो पंक्ति यहाँ पे दो स्तंभ बराबर है, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। कोई भी दो पंक्ति आपस में बराबर है, चाहे ये बराबर हो चाहे ये चाहे इसमें ये कोई भी, अर्थात कोई लिखा दिया कोई भी, अर्थात पंक्ति या स्तंभ आपस में दो बराबर होते हैं तो इनका वैल्यू 0 होता है। अगला नियम, अगर आपका कोई भी एक रो 2 3 4 5 6 7 ऐसे दिया, कोई भी एक पंक्ति चाहिए पंक्ति 3 है ना, 3 है 4 है, जितने भी हों उनमें से कोई भी अगर एक पंक्ति का वैल्यू पूरा 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है बेटा पार्टी 0 होता है। या कोई एक स्तंभ भी 0 है तो उसका पूरा वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इतनी बातों को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं आपको लेके, अब आपको सवाल की ओर लेके चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में आप हल करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन बेटा आपका दिया है, कह रहा है यहाँ पे 1 2 4। अभी मैं आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन को, ये है एनसीईआरटी, मैं आपको एनसीईआरटी ही पढ़ा रहा हूँ, आपके बुक में भी मिलेगा या कहीं ना कहीं मिलेगा। तो जितने भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा या आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट होगा वो पढ़ाऊंगा। लेकिन प्रेजेंट में चूंकि आपको बेस तैयार करा रहे हैं इसलिए आपको क्वेश्चन ले रहे हैं। यहाँ से कह रहा है क्या है बेटा -1 3 एंड 0, यहाँ बेटा 4 1 एंड 0, ठीक है। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन दिया है। हमने आपको एक बात कहा कि बेटा पार्टी आप क्या लो, अगर कहीं पे क्यों कहते हैं किसके सापेक्ष करें। सापेक्ष का मतलब इसी सवाल में आपको 2-3 प्रकार से बताने का प्रयत्न करते हैं, उसको जानिए जिससे आपको क्या हो जाए कि आगे आसान हो जाए कार्य। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर R1 बेटा ये है, पहले क्या उतारा मैंने 1 उतारा,
R1 है, R1 का मतलब यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, ये लाइन और ये लाइन छोड़ के ये लिखेंगे, अर्थात 3 लिखा, 0 लिखा, 1 लिखा, 0 लिखा। अब यहाँ पे क्या है बेटा, ये वाला है, ये इसका, ये किसका नंबर है बेटा, 12 का, तो 12 को मैंने 2 लिखा, और जब 2 लिखा तो उसके बाद मैंने ये लाइन और ये लाइन छोड़ के क्या लिखा बेटा, -1 4 और 0 0। अब किसको लिखा बेटा, मैंने 4 लिखा, 4 लिखा तो ये लाइन छोड़ दिया, क्या लिखा बेटा, -1 3 4 1। बात समझ में आया। अब इसका हम देखिए गुणा करेंगे, देखिए 1 है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 0 हो जाएगा बेटा। क्यों 0 हो जाएगा, 0 का इसमें -2, इसका भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो गया बेटा। अब यहाँ पे क्या है, +4, इसका यहाँ किया तो -1, यहाँ 4 तिहाई 12 -12, अर्थात -12 और -1 कितना हो जाएगा बेटा, -12 -1 कितना हो गया, -13। कितना हो गया, -13। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 4 गुणित -13 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 52 हो गया। बात समझ में आया। यहाँ पे देखा हमने इतना लंबा में लगाया, प्रसार किसके सापेक्ष किया, R1 के सापेक्ष। अब बेटा इसी सवाल को आप दूसरे मेथड से देखो, ठीक है। यहाँ पे अब हम कर रहे हैं, ये C3 है, ये कितना है बेटा, C3 है, और C3 है तो C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर अब देखिए जब C3 के करेंगे तो पहले 4 लिखेंगे, और 4 लिखने के बाद क्या बेटा, ये लाइन छोड़ देंगे। जब ये लाइन छोड़ दिया कितना है बेटा, -1 3 4 1, और आगे के सापेक्ष में आप देख रहे हैं 0, यहाँ पे चाहे जो आ जाए। अब 0 वाला अगर उतारे तो ये लाइन छोड़ेंगे तो ये बचा 1 2 4 1। अब फिर बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये 0 है, ये आपका C3 क्या था, आपका 0 था, माने 1 था, C3 का 13 है, 23 है, और 23 का मतलब यहाँ माइनस लगा देंगे। अब यहाँ क्या है बेटा, 33 है, 33 में यहाँ ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे फार्मूला क्या लगाएंगे, ये वाला 33 का स्थान ये है, तो आप देख रहे हो ये 33 का मतलब अब ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, अर्थात जो ये बचा, I मीन ये लाइन बेटा और ये लाइन छोड़ देंगे, अर्थात इतना बचा 1 2 -1 3। अब ये देख रहे हो कि यहाँ पे एक 0 लगाए हैं, ये वाला, ये 0 है 0, ये 0 है 0, अर्थात यही आएगा, I मीन 4। अब यहाँ पे -1 4 3 12 -12, अर्थात बेटा क्या हो जाएगा, -13 13 चौका 52। समझ पा रहे हो, अर्थात देख रहे हो वही आ रहा है, लेकिन आपको इसको हम इसलिए प्रसार करके बताए कि वही आया, लेकिन आप कैसे लगाओगे एग्जाम में, आप जानो बहुत सरल तरीका। आप जैसे ही कहेंगे C1 C3 के सापेक्ष, तो आप 4 वाला अंक उतारेंगे, 0 के जो सामने वाले अंक होते हैं ये ठीक है ना, ये 4 उतारे, फिर इसके सामने -1 3 4 1 उतारने के बाद 0 0 वाला अंक उतारने की जरूरत नहीं है, उनके स्थान पे आप ऐसे डायरेक्ट लिख दो, जिससे आपको आसानी हो जाएगा। अब आप करेंगे 4 गुणित 1 1 का 1 4 3 12, अर्थात 4 गुणित -13 अर्थात -52। हमको लगता है आपको समझ में आया होगा। अब इसी कड़ी में एक चीज और देखिए बेटा, हम इसके सापेक्ष करते हैं R2 के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब R2 के सापेक्ष जब हम करेंगे तो ये देखिए 21 है, माने R2 आपका ये है, ये -20, यहाँ पे 21 माने ये वाला माइनस रहेगा। 21 आपको देखना पड़ेगा कौन सा, 21 विषम संख्या है तो माइनस होगा, अर्थात यहाँ पे हमने माइनस लगाया। और 21 में ये किया तो ये पहले -1 उतारेंगे, क्योंकि 21 वाला 22 के सापेक्ष, तो 22 के सापेक्ष पहले -1 उतारा, तो 22 में यहाँ पे 21 है, अर्थात ये माइनस होगा तो प्लस लिख दिया। अब बेटा ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे तो क्या बचा बेटा, 2 4 1 0, ठीक है, ये प्लस हो गया। अब क्या उतारेंगे, 22 वाला पोर्शन माने ये, तो यहाँ पे क्या होता है 22 माने प्लस, इसको ऐसे लिखा,
ये लिखा बेटा, ये लिखा, यहाँ क्या हुआ -1 4 0 0। अब उसके बाद बेटा किसका नंबर आया, फिर यहाँ 0 का नंबर आया, इसको 0 लिख दिया, इससे कोई मतलब है नहीं। फिर से केयर कर लेंगे आप कि क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या किया 21, ये 21 है, जब 22 के सापेक्ष निकाला तो हमने देखा कि ये लाइन और ये लाइन छोड़ा, 2 आया, 4 आया, 1 आया, 0 आया। और उसके बाद मैंने लिखा बेटा 3 लिखा, तो ये लाइन छोड़ा और ये लाइन छोड़ा, 1 4 4 0 आना चाहिए। यहाँ क्या आना चाहिए बेटा, 1 4 और 4 0, और ये तो 0, ये 0 लगा दिया, 0 हो गया। अब देखेंगे यहाँ क्या है 1, यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ 4 का 4 -4 हो जाएगा, और यहाँ +3 है बेटा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ 4 चौक क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए 1 चौका 4 हो गया, यहाँ 16 किया 48 हो गया, अर्थात बेटा माइनस क्या आ गया 52। हमारे कहने का अभिप्राय है कि आप सापेक्ष तो सबको जानते हैं, कहाँ ऋण लगाना है पहले, कहाँ धन लगाना है ये जानना जरूरी है। तो इसलिए हर समय ध्यान रखिए कि एक बार और आप समझ लीजिए कि जिसके सापेक्ष करेंगे, यहाँ पे ये चीजें हैं कि A11 A12 A13 A22 A23 A24, नहीं यहाँ 21 बेटा, 21 22 23, और ये 31 32 33। अब सापेक्ष जब करोगे, जैसे R1 के सापेक्ष माइनस कहाँ होगा, ऋण चिन्ह कहाँ होगा, R1 के सापेक्ष जब इसको लिखोगे तब बेटा माइनस होगा, इसको नहीं, सॉरी, यहाँ पे इसको A12 माइनस हो जाता है, क्योंकि 12 का मतलब है 1 + 2 = 3। जहां पे जोड़ेंगे विषम संख्या आएगा वो माइनस होगा। इतनी बातें याद रखिएगा। जिस बच्चे को कम समझ में आ रहा है वो एक ही चीज को पकड़ ले कि R1 के सापेक्ष ही करेंगे, तो वो ज्यादा अच्छा नहीं बच्चा बन सकता। ये सोचे कि मैं एक को ही पकड़ूं, दो को क्यों पकड़ूं। आपको संपूर्ण चीजें पकड़ेंगे तो उसमें आपके लिए ज्यादा सहूलियत होगा, ज्यादा आसान होगा। अब यहाँ पे जैसे आपका A20, इसमें एक माइनस होता है, ये माइनस होगा। R2 के सापेक्ष करेंगे तब कौन सा माइनस हो जाएगा, क्योंकि पहले R2 के सापेक्ष करोगे तो दरवाजे पर इसको लिखोगे ना, आगे वाला ये, तो एक ये होगा माइनस और एक ये होगा, क्योंकि 2 1 3 2 3 5 जहां विषम संख्या है। R2 के सापेक्ष में ये दोनों माइनस होंगे 23, और R3 के सापेक्ष कौन माइनस होगा बेटा, ये तो 3 1 4 प्लस है, ये देखिए 3 2 5 माइनस है, आई मीन A32 माइनस, बाकी ये दोनों प्लस होगा, ये माइनस। तो आप ये जान लीजिए ये सब विषम संख्याएं हैं, किसके सापेक्ष आप करते हैं। अगर जैसे C1 के सापेक्ष किया तो C1 के सापेक्ष में ये वाला पोर्शन माइनस में रहेगा। जब आप प्रसार करोगे तो यहाँ पे जैसे ये 21 लिखोगे, उसके बाद अंदर लिखोगे तो यहाँ ये माइनस होगा। अगर आपका क्वेश्चन में भी माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, वो अलग बात है। फार्मूला आप याद रखो, वहां माइनस होगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और बताते हैं, तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल हमको लगता है कि बातें समझ में आ गया होगा अधिक से अधिक, लेकिन एग्जाम्पल के द्वारा जब बच्चे समझते हैं तो उनको ज्यादा समझ में आता है। लेकिन ये फार्मूलाज को आप याद रखो कि कौन कौन माइनस होंगे फार्मूला में, ये वो भी कम माइनस होंगे जब ऐसे सामने रहेंगे, यहाँ न कि यहाँ रहने पर माइनस नहीं होता, वो तो जो अंक है वही रहता है। जैसे यहाँ जो लिखते हैं दरवाजे के पास, आई मीन ब्रैकेट्स के पहले, तो वहां पे ये चारों चाहे जब आए ये माइनस में ही रहेंगे। और अगर इस फार्मूला में माइनस होता है, अगर क्वेश्चन में भी माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, वो तो अलग बातें है बेटा, ठीक है ना। चलिए आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन में। आज आपको चूंकि शुरू किए हैं तो हम समझ पा रहे हैं कि अगर आज आपको अच्छे से नहीं समझा पाएंगे तो कल आपकी जो क्वेश्चन है, अभी तो इजी वे है, फिर कल के लिए कठिन हो जाएगा, और कठिन हो जाएगा तब आपको प्रॉब्लम होगा। वैसे प्रत्येक क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन निकालूंगा, तो प्रत्येक क्वेश्चन को मैं बताऊंगा क्यों माइनस हुआ और क्यों प्लस हुआ और क्यों माइनस नहीं हुआ, सारा कारण बताएंगे। टेंशन नॉट, आई ओके, टेंशन ना लो बच्चा पार्टी। देखिए आगे चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपका दिया है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बेटा, हम उतार रहे हैं।
यहाँ पे दिया है ऐसे करके 0 साइन अल्फा माइनस कास अल्फा और बेटा दिया है साइन अल्फा। ठीक है, कुछ लाइट की भी कमी हो सकती है, हो सकता है अंधेरा हो रहा हो। ठीक बेटा पार्टी, और देखेंगे यहाँ पे साइन अल्फा, उसके बाद क्या करेंगे, दिया है 0, फिर दिया है बेटा साइन बीटा, उसके बाद दिया है कास अल्फा, फिर क्या दिया है बेटा माइनस साइन बीटा और 0 करा। इसका मान दिखाइए, मान बताइए। अब ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक है, आपको बार बार बोलते हैं 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक का मैंने वीडियोज बनाया है, संपूर्ण वीडियो आपको वहां पे अपलोड कर रहे हैं, और सब जो जितना हो चुका है, जितना नहीं हुआ वो भी होने वाला है। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं आएगा तो आप फिर मैथ लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि पूरा इंटरमीडिएट का मैथमेटिक्स आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है। आई ओके ना, चलिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, लिख रहे हैं R1 के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखिए अवकलन नहीं बेटा, देखो दिमाग में अवकलन आ गया, प्रसार करने पर। क्या करने पर बेटा, प्रसार करने पर, क्योंकि बेटा पढ़ाते रहते हैं अवकलन समाकलन एसएससी सभी का पढ़ा रहे हैं, तो दिमाग में कहीं न कहीं वो रह जाता है, जिसको आप क्लियर ना करिए। यहाँ पे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, इस पर ध्यान दीजिए। R1 के सापेक्ष जैसे ही प्रसार करेंगे तो R1 वाला ये वाला है, पहले इसको उतारेंगे, ये 0 है, और इसको हम देखेंगे कौन है, ये 21 है, नहीं 11 है। 11 माने 1 + 1 माने सम संख्या है। हम जानते हैं ये माइनस होता है, दिमाग में रखिएगा। कौन कौन से माइनस होते हैं आपको बताए थे, ये वाला माइनस होता है, ये वाला माइनस होता है, ये वाला होता है और ये वाला होता है। जहां जोड़ने पर विषम संख्या आ जाए अंकों का। आई ओके, यहाँ पे मैंने 0 रखा, अब 0 रखा तो यहाँ समझाने के लिए जानिए, ये लाइन और ये लाइन छोड़ दो, और बचा क्या बेटा, 0 बचा, साइन बीटा बचा, यहाँ माइनस साइन बीटा बचा, और यहाँ क्या बचा बेटा, 0 बचा, क्योंकि ये लाइन छोड़ दिया। अब यहाँ पे इसका नंबर आया माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा लिखा बेटा, ये लाइन छोड़ दिया, ये लाइन छोड़ दिया, क्या बचा बेटा साइन अल्फा, क्या ये लाइन छोड़ दिया, ये लाइन छोड़ दिया, अर्थात ये चार्ट बचा है, साइन अल्फा साइन बीटा कास अल्फा 0। अब बेटा किसका नंबर आया, माइनस कास अल्फा का। कास अल्फा माने यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे है आपका 11 12 13 माने 3 1 4 प्लस होता है, यहाँ पे माइनस कास अल्फा लिखा है, ये लाइन छोड़ दिया, क्या लिखा बेटा साइन अल्फा कास अल्फा, और ये लाइन छोड़ दिया 0 साइन बीटा, इस तरीके से बच गया। अब यहाँ पे आप केयर करेंगे, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बेटा, साइन अल्फा साइन, यहाँ साइन बीटा और वहां पे साइन बीटा। चलिए क्वेश्चन अब देखेंगे, इसका ऐसे गुणा करेंगे, ये तो 0 है, ये 0 दरवाजे पर है, इसका पूरा वैल्यू 0 रख दो, क्योंकि कुछ भी गुणा हो गया आएगा 0 में गुणा होगा तो भी 0 हो जाएगा, समझ रहे हो ना, किसी का भी 0 में गुणा करने उसका वैल्यू 0 होता है। अब यहाँ अगला माइनस साइन अल्फा, इसका इसमें गुणा करेंगे कास अल्फा, थोड़ा कास में बहुत सुंदर लिखता हूं, आप क्लियर करते रहिएगा। अब थोड़ा सा समझ रहे हैं ना, कास अल्फा और साइन बीटा में गुणा किया साइन बीटा, और इसका 0 में गुणा होगा तो मैंने पहले ही बताया 0 हो जाएगा। यहाँ कास अल्फा, ये कास है बेटा कास अल्फा, यहाँ इसका इसमें गुणा किया बेटा, क्या हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, यहाँ इसका 0 में गुणा होगा 0 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो साइन अल्फा कास अल्फा साइन बीटा, और यहां पे मैंने बेटा गुणा किया तो ये देखिए, जब इसका इसमें गुणा किया तो पहले इसका गुणा करना था, उल्टा हमने गुणा किया, यहाँ पे पहले इसका गुणा करो 0, फिर इसका गुणा करो माइनस कास अल्फा माइनस साइन बीटा, चूंकि ये वाला गुणा करेंगे तो माइनस होता है ना बेटा, और जैसे ही माइनस में माइनस गुणा किया क्या होगा, प्लस हो गया। यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कास अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा। अब देख रहे हो वही यहाँ है वही यहाँ है, एक धन है एक ऋण है बेटा, कट गया, क्या आ गया 0 आ गया। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है,
चलिए आगे चलते हैं। आपको ये तो आपका क्वेश्चन था। अब आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन में, ये भी एनसीईआरटी ही था, और अब आपको लेके चलना है आपके चैप्टर के अंतर्गत से पुनः एनसीईआरटी का क्वेश्चन निकालते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपका दिया है, इसी मेथड पर पढ़ा रहे हैं आपको। जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया है बेटा लोग, दिया है 3 -1, ध्यान रखिएगा साइड का सिंबल ऐसे होता है, -2 0 0 -1 3 -5 0। अब आप क्या करेंगे बेटा पार्टी, यहाँ पे आप किसी के भी सापेक्ष निकालेंगे, आंसर तो वही आएगा नो डाउट। लेकिन अगर मैं इसके सापेक्ष कर दूं, इसके सापेक्ष जाने दीजिए, आप डायरेक्ट लगाइए, लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार याद दिया करने पर दिखाई पड़ रहा होगा, है ना। अब यहाँ पे क्या है, पहले क्या लिखेंगे 3, और जैसे ही 3 लिखा, ये लाइन छोड़ के ये 4 बचे, इसको उतार लो। यही जो बच्चा कर लिया प्रसार में इतना, तो उसको सवाल में टेंशन नॉट आई। ओके, अब यहाँ क्या है बेटा, इसका नंबर आया, यहाँ ये माइनस भी होता है। आपको बताए थे कि किसी में भी आपका जो माइनस वाला पोर्शन है, एक माइनस होता है फार्मूला में। क्यों होता है आपको वो भी कारण बता दिए थे। अब यहाँ क्या है, माइनस है तो सूत्र में भी माइनस होता है, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये लाइन छोड़ दिया तो ये बचा, 0 -1 3 0 बचा। अब -2 का नंबर है, -2 लिखा, ये लाइन छोड़ दिया अर्थात ये बचा, आई में 0 0 3 और -5। चलो गुणा करते हैं, 3 इसका गुणा किया 0, 5 1 का 5 धन 5 हुआ। एक फार्मूला माइनस होता है, 5 1 का 5 धन 5 हो गया, और एक फार्मूला में भी माइनस होता है। आई ओके। अब यहाँ क्या हो गया बेटा 1, क्या 3 1 जा, पहले इसका करो 0, 3 1 जा 3, -3 का +3 हो जाएगा। ये दोनों 0 हो गया, क्या, क्योंकि इसका गुणा किया 0, इसका गुणा किया 0 0 0 गुणा करें 0, यहाँ 3 बचे 15, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 1 का 3, आई कितना आ गया आपका आंसर -12 हो गया। ठीक बेटा पार्टी। अब इसी तरीके से आपका इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन और बता रहे हैं। ये सवाल आपको समझ में आया होगा, ये अंक है, इन अंकों में आपको लेके चलेंगे, आप टेंशन ना लो। चलिए आगे देखेंगे। एक क्वेश्चन आपका दिया है, क्या दिया है बेटा, जैसे आपका ऐसे दिया है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत मार्के की बात बताने चल रहा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट आप जानिए। जैसे यहाँ x दिया है, यहाँ 1 दिया है, फिर कह रहा है इक्वलेंट है। इक्वल में बेटा यहाँ पे दिया है आपका 3 दिया है, 2 दिया है, एंड 4 दिया है, 1 दिया है। इसके सिंबल को आप देखो ऐसे दिया है, अगर यही ऐसे दिया होता, 3 दिया होता, x दिया होता, या 1 दिया होता, और यहाँ पे क्या देता बेटा 3 देता, 2 देता, 2 देता, 1 देता, ऐसे देता, और ऐसे फिगर रहा होता, और तब कहता आप आंसर इसका हल करिए। तब ऐसे में जब ये पिक्चर रहेगा, आई मीन ये सिंबल रहेगा कोष्टक का, तो डायरेक्ट मान हो जाता है x बराबर 2, या इधर जो रहेगा x बराबर 2। लेकिन अगर ऐसे ऐसे दिया है तो ये सारणिक है, ये अव्यूह है। अव्यूह की तरह आप मत लगा देना, नहीं तो वहीं पे आंसर आपका गलत हो जाएगा। सारणिक को आप पहचानो, ये सिंबल दिया है आपका मॉड की तरह दिया गया है ना। तो जब मॉड में दिया गया है तो मॉड की तरह ही लगाना है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। ये पहले गुणा होता है 3 का 3, यहाँ गुणा होता है तो निशान भी बदल दिया। इधर 1 का 3, और यहाँ 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। अब क्या करेंगे बेटा लोग, यहाँ 3 माइनस x², यहाँ पे घटा दिया -5, अब -3 को उधर ले जाओ, तो -x² बराबर -5, अब -3, 3 प्लस उधर गया, और इधर उधर ले जाने में निशान बदल जाता है। मतलब धन होता है तो ऋण हो जाता है, ऋण होता है तो धन हो जाता है। ये +3 था, उधर गया तो माइनस हो गया। यहाँ पे -x², यहाँ पे -8, अब माइनस दोनों तरफ है तो निशान बदल गया 8।
अब x का वर्गमूल निकालेंगे तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, एक जोड़ा बन गया अर्थात यहाँ पे 2 और एक बचा रह गया। और वर्गमूल प्लस माइनस लिखा जाता है क्योंकि प्लस का भी वर्ग धन होता है और माइनस का भी वर्ग बेटा क्या होता है, धन होता है। ठीक है ना। इस सवाल को हमको लगता है कि आपने भली भांति समझ लिया होगा। मैंने आप व्यू का भी एग्जाम्पल दे के आपको बताया कि आप व्यू कैसा होता है, बताया ना। तो आप व्यू पर भी आप फोकस करिएगा। आप व्यू रहेगा तो कैसे करेंगे, आप व्यू रहेगा तो डायरेक्ट तुलना कर लेते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर हो जाता है। लेकिन सारणी का है तो ऐसे गुणा करके तब सॉल्यूशन निकाला जाता है। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आता है और जहाँ पेपर छपता है ना तो उसका यही टेस्ट होता है कि बच्चा क्या समझेगा, क्या उसको पता है आप व्यू कैसे दिखाई पड़ता है, क्या सारणी कैसे दिखाई पड़ता है। अगर आपको बेटा लोग सारणी कैसे दिखाई पड़ता है अभी तक नहीं पता चला तो एक बार और देख लीजिए। सारणी का सिंबल मॉड जैसा होता है और आप व्यू का सिंबल बराबर करके ऐसे होता है। तो आप व्यू में जब यही सवाल अगर आपका आप व्यू की तरह होता तो डायरेक्ट इसका मान 2 हो जाता, ठीक है ना। लेकिन चूंकि आप व्यू की तरह तो सिंबल है नहीं, ये तो मॉड है, आई मीन ये तो सारणिक का सिंबल है और सारणिक कहता है मैं तो ऐसे लगता हूं जैसे अभी अभी लगा है। समझ गए ना। देखिए बार बार समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं आपको, प्रत्येक क्वेश्चन में आगे वाले समय में क्यों लगा कैसे लगा इसके माध्यम से बताऊंगा। ये जिस बच्चे का तैयार रहेगा उसको कभी भी यहाँ दिक्कत नहीं होगा। और फिर वही जोड़ घटाना गुणा भाग आई मीन प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड जो कुछ भी है एक्सटर्नल वो बाहर की बातें हैं, ठीक है ना। आगे देखिए अब इसी कड़ी में आपको एक क्वेश्चन इसी कड़ी का और मैं दे रहा हूँ। जैसे बेटा पार्टी आपको आज के प्रश्न में आपका क्वेश्चन मैं स्वयं उतार दे रहा हूँ। आपको क्वेश्चन मैं नहीं उतारने वाला हूँ ना, अलग से पेपर में छपने वाला नहीं है। चूंकि मैंने संपूर्ण क्वेश्चन आपके बोर्ड पर उतार दिया है बेटा पार्टी, और जब क्वेश्चन उतार दिया है तो क्वेश्चन उसमें पेपर दिखाने की क्या जरूरत है। एक काम करना अपने बुक में मिला लेना, उसमें आपका क्वेश्चन भी मिल जाएगा या एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन में तलाशना निश्चित ही मिलेगा। चलिए आपको चलते हैं एक और लेके। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है बेटा लोग, क्वेश्चन क्या दिया है cos थीटा, और क्या दिया है बेटा माइनस साइन थीटा, और क्या दिया है बेटा साइन थीटा, और क्या दिया है बेटा cos थीटा। अब यहाँ पे ये सिंबल ऐसे नहीं है, हो ही नहीं सकता क्योंकि ऐसे होना चाहिए। हाँ हम आपको सारणी पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी मिस कर जाएंगे, ऐसे सिंबल लगा लेंगे तो उसको आप करेक्ट कर लेना। फिलहाल मैं बताता रहूंगा कि एक सिंबल नहीं होता, लेकिन आप करेक्ट कर लेना और आप भी जब एग्जाम में उतारना ना तो ऐसे सिंबल लगाना जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसका क्या होता है ऐसे गुणा, इसका यहाँ कास का कास में गुणा कास स्क्वायर थीटा, और यहाँ गुणा करेंगे तो पहले माइनस सूत्र होता है फिर इसका इसमें गुणा किया तो यहाँ एक माइनस यहाँ भी है साइन स्क्वायर थीटा, कोष्टक के पहले ऋण का निशान बेटा तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू 1 बोले टेक्नामेट्रिक। ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं अलग से नहीं दे रहा हूँ। टेक्नामेट्रिक कहता है कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो मैंने उसी का सूत्र जो कहता है वही रख दिया। बात समझ में आ रहा है ना। तो बेटा पार्टी इसको सत्यापित करके निकाला गया, वैल्यू बनाया गया, ये बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो आपको सिद्ध थोड़ी नहीं करना है सिद्ध करो, बल्कि ये तो आपको प्रूव नहीं करना है, ये वैल्यू होता है यहाँ पे रख दिया, इस तरीके से इसका आंसर क्या हो गया 1 हो गया। अब इसी कड़ी में आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन में क्या है आप जानिए। एक क्वेश्चन आपका दिया है ए बराबर आपका 1 2 4 2। अब देखिए ये ऐसे देगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। ये आपका देखो आप व्यू जैसा सिंबल दिया है, लेकिन ये हल करने के लिए नहीं कह रहा है, कह रहा है इसका मान बताओ, इसका कह रहा है सिद्ध करो। ये सुनाई पड़ा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो ए दिया है ए इतना है। बात समझ में आ बेटा। तो हम पहले इसका मान निकालेंगे, तो देखो 2a निकालो, 2a माने 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का ए में किया तो इसमें इधर भी करेंगे, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 2 दूनी 4। अब इसका हम 2a का मॉड निकालना है, ठीक है ना, आई सारणिक का वैल्यू निकालना है। तो अब इसको हम ऐसे लिखेंगे 8 4 ऐसे लिखेंगे। अब हम ऐसे इसका गुणा करेंगे, ये आपको समझाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूं, आप एग्जाम में ना करिए तो ज्यादा अच्छा है। अब क्या करेंगे 4 दूनी 8, और यहाँ क्या होगा 4 8 32,
अब चूंकि माइनस होगा ये, और ये दोनों जोड़ लिया, क्या हो गया बेटा -40। अगला क्या कर रहा है, इसको ऐसे करने के लिए कर रहा है, तो अब क्या होगा 2, पहले ए का मॉड निकालो। अब यहाँ पे ऐसे लिख देंगे हम। अब क्या लिखेंगे 1 2 4 2। क्यों 4 2 लिखा, क्योंकि ए का वैल्यू निकालना है, ए का, देखो ए का मान, तो ए वाले मान को मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ क्या करेंगे 2, और यहाँ क्या करेंगे 2 1 का 2, ठीक है, 2 1 का 2, और यहाँ क्या करेंगे 4 दूनी 8, 8 के बाद -8। अब यहाँ क्या हो जाएगा बेटा लोग 2। हम देख रहे हैं क्वेश्चन सही उतारे हैं गलत उतारे, क्वेश्चन गलत उतारे हैं बेटा, यहाँ 4 है, यहाँ क्या है बेटा 4 है, 4 प्रूव करना है ना, क्योंकि 2 से प्रूव नहीं हो पा रहा है, तो दिखाई पड़ा। अब बेटा क्या करेंगे, यहाँ 4 कर दिया, अब यहाँ 4 कर दिया, यहाँ क्या आ गया 4 है, और यहाँ -10 आ गया, तो अर्थात 10 से क्या हो गया 40 हो गया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 ऐसे करके भी 40 आया। अब यहीं पे यही कर देंगे कितना बराबर 4a प्रूव्ड, PROVED, या आप इंग्लिश में लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो यहाँ पे बेटा हो गया इति सिद्धम। और वीडियो भी आज का आपका यहीं पर। आपको बता दें कि साइंटिफिक का आप ध्यान से पढ़िएगा और इस क्वेश्चन को आप समझने का प्रयत्न करिएगा कि सर जी क्या कर रहे हैं, कैसे प्रसार के लिए कर रहे हैं, और बाकी आपको प्रत्येक फार्मूला प्रत्येक क्वेश्चन पर जो भी अलग से लगेगा वो हम बताएंगे, वो आप टेंशन ना लो। लेकिन आज के वीडियो को आप ध्यान से देखो और समझो, क्योंकि बेस पॉइंट जब आप फर्स्ट डे देखते हैं तो वो आपके लिए बेस पॉइंट आई मीन एज ए इंट्रोडक्शन होता है उसका। और अगर आदमी का किसी का इंट्रोडक्शन हो जाए, किसी से आपका परिचय हो जाए, तब उससे आप बातचीत करेंगे तो आपका बेटर दम पड़ेगा। और अगर आपका किसी से परिचय नहीं है तब बात करते हैं तो आपके अंदर झिझक रहती है कि क्या बात करूं, कौन है ये। तो उसी तरीके से इसका भी मैंने आज आपको इंट्रोडक्शन कराया एक तरीके से, और आपको कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी ले लेके मैंने सोल्यूशन निकाला। इन क्वेश्चनों को आप हल करिए और फिर आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। बेटा पार्टी अधिक से अधिक बच्चे आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे अधिक बच्चों के पास क्या हो, ये वीडियो पहुंच सके और बच्चों का क्या हो सके, उनकी थोड़ी सी तरक्की हो सके, और हमारे चैनल 1 स्टेप फॉर स्टडी का भी तरक्की हो सके, ग्रोथ हो सके। धन्यवाद।